एनसीईआरटी मंत्रणा में आपका स्वागत है। हम यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था को समझ रहे हैं एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत की किताब के आधार पर। जी। और ये चर्चा सरकारी परीक्षाओं के लिए खासतौर पर उपयोगी है, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सभी के लिए। हाँ, ताकि परीक्षा में आने वाले जो तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक सवाल हैं उनकी तैयारी हो सके। पिछली बार हमने मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पर बात की थी, काफी विस्तार से। जी बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है भारत के महान न्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ। हम उनकी संवैधानिक स्थिति, उनकी शक्तियां, नियुक्ति, कार्यकाल और अनुच्छेद 76 जो खास है, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये पद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी। हाँ। एक तरह से कार्यपालिका और कानून के बीच का पुल। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, नवंबर 2025 तक श्री आर वेंकटरमणी इस पद पर हैं, अक्टूबर 2022 से। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, समझते हैं इस पद को। सबसे पहले तो संविधान में कहाँ है ये? अनुच्छेद 76 ही है ना इसकी बुनियाद? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अनुच्छेद 76(1) साफ कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है। इनका मुख्य काम है सरकार को कानूनी सलाह देना, कोर्ट्स में मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करना। अच्छा। और वो सभी कानूनी कर्तव्य निभाना जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपे। और ये पद, जैसा आपने कहा, यूके के अटॉर्नी जनरल मॉडल पर आधारित है, 1950 से ही है। अच्छा, यूके मॉडल। जी, ताकि कार्यपालिका को, आप कह सकती हैं, निष्पक्ष कानूनी सलाह मिलती रहे। एक और दिलचस्प बात, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के पदेन सदस्य भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। पदेन सदस्य, इसका मतलब महान्यायवादी होने के नाते ही उन्हें कैबिनेट बैठकों में आने का अधिकार है, अलग से नियुक्ति नहीं। ओह, अच्छा। हाँ, वो अपनी राय रख सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते। ये अनुच्छेद 74 के तहत उनके समन्वय को भी दिखाता है। ठीक है, समझ गया। अब नियुक्ति पर आते हैं। कैसे होती है नियुक्ति? कौन चुनता है और योग्यताएं क्या चाहिए? देखिए, नियुक्ति अनुच्छेद 76(1) में ही है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति? जी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता लगता हो। सुप्रीम कोर्ट जज? हाँ, और वो योग्यता अनुच्छेद 124(3) में बताई गई है। क्या है वो योग्यताएं? कि वो भारत का नागरिक हो और या तो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहा हो। 5 साल जज? या फिर किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल वकील रहा हो। 10 साल वकील, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति की नज़र में एक बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित न्यायविद हो, कानून के ज्ञाता। एक छोटी सी सफाई यहाँ, कहीं कहीं 15 साल का जिक्र मिलता है अनुभव का, पर संविधान 124(3) में जज के लिए 5 और वकील के लिए 10 साल कहता है। मेन बात यह है कि योग्यता सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर हो। ठीक है। और हाँ, नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अनुच्छेद 74 के अनुसार। अच्छा, तो सरकार की सलाह पर? मतलब राजनीतिक भरोसा भी जरूरी है? बिल्कुल, विशेषज्ञता के साथ साथ भरोसे का पद भी है ये। तो योग्यता तो काफी ऊंची है, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। अब कार्यकाल की बात करते हैं, कितना होता है? फिक्स है? नहीं, और यही इस पद की एक कह सकते हैं बहुत खास और थोड़ी बहस वाली बात भी है। अच्छा, कैसे? अनुच्छेद 76(4) कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब कोई फिक्स टर्म, कोई निश्चित कार्यकाल संविधान में नहीं दिया गया है। अरे, हाँ, राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। और जाहिर है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं, कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है। तो मतलब सरकार बदली तो महान्यायवादी भी बदल सकते हैं? व्यवहार में बिल्कुल यही होता है। जब सरकार बदलती है तो पुराने महान्यायवादी अक्सर खुद ही इस्तीफा दे देते हैं, ताकि नई सरकार अपनी पसंद का व्यक्ति ला सके। और वेतन भत्ते, वो कौन तय करता है? वो भी संविधान में तय नहीं है। राष्ट्रपति जो निर्धारित करें वही मिलता है। अच्छा। जैसे हमारे स्रोतों में है, 2023 के संशोधन के अनुसार ये लगभग 3 लाख रुपए महीना है, प्लस भत्ते। और ये भारत के संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अरे वाह, मतलब कार्यकाल पूरी तरह सरकार पर निर्भर। ये तो मतलब अजीब नहीं है? स्वतंत्रता कैसे रहेगी फिर? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है इस पद से जुड़ा, स्वतंत्रता बनाम पक्षपात। हाँ। एक तरफ ये तर्क है
ये भाई सरकार के साथ काम करना है, कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना है, तो सरकार का भरोसा तो चाहिए। ये व्यवस्था वही सुनिश्चित करती है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, स्वतंत्रता का सवाल है। डर रहता है कि कहीं कार्यकाल बचाने के चक्कर में महान्यायवादी निष्पक्ष सलाह ना दे। हाँ, सरकार को खुश करने की कोशिश करें। बिल्कुल। क्या वो सरकार के किसी गलत कानूनी कदम को गलत कह पाएंगे? इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक फिक्स टर्म होना चाहिए, नियुक्ति की प्रक्रिया और पारदर्शी होनी चाहिए। ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है। चलिए अब उनके काम पर आते हैं। अनुच्छेद 76(2) कहता है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कर्तव्य। क्या है ये कर्तव्य और शक्तियां? हाँ, उनके काम और शक्तियों को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे? सबसे पहला और सबसे अहम है सलाहकार का रोल। सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। ठीक है। कोई भी कानूनी मसला हो, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो, नया कानून हो, संवैधानिक मुद्दा हो, वो सलाह देते हैं। और जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगते हैं, तब भी महान्यायवादी ही सरकार का पक्ष रखते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 143 में भी? जी, इसमें ये भी शामिल है कि वो देख सकते हैं कि कोई प्रस्तावित कानून संवैधानिक है या नहीं। ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत अहम है। बिल्कुल। दूसरी शक्ति है अभियोजन और प्रतिनिधित्व की, मतलब सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह। दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में? हाँ, दोनों में सरकार का पक्ष रखना, बचाव करना। और यही अनुच्छेद 76(3) उन्हें एक खास शक्ति देता है। कौन सी? भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। राइट ऑफ ऑडियंस। राइट ऑफ ऑडियंस सभी न्यायालयों में? हाँ, देश की किसी भी अदालत में किसी भी जज के सामने वो सरकार का पक्ष रख सकते हैं और उन्हें बाकी वकीलों पर प्राथमिकता भी मिलती है। प्राथमिकता भी? ये तो बड़ी बात है जी। और अनुच्छेद 300 के तहत कुछ मामलों में अगर कोई सरकार पर केस करना चाहे तो उनकी सहमति भी चाहिए हो सकती है। अच्छा, और? तीसरा है कार्यकारी और संसदीय भूमिका। जैसे हमने बात की, कैबिनेट बैठकों में भाग ले सकते हैं बिना वोट के। हाँ। और वो संसद के किसी भी सदन में या जॉइंट सिटिंग में या किसी संसदीय समिति के सदस्य हैं तो उसकी बैठक में बोल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। सांसदों के विशेषाधिकारों पर भी सलाह दे सकते हैं? हाँ, अनुच्छेद 105 से जुड़े मामलों में भी सलाह दे सकते हैं। ठीक है। और चौथा? चौथा है अन्य कर्तव्य जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपे, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हो या कोई जांच आयोग हो, उससे जुड़ा कानूनी काम। समझ गया। ये सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार और प्राथमिकता, ये वाकई असाधारण लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार का पक्ष बिना रुकावट मजबूती से रखा जा सके, पद की गरिमा भी दिखाता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये अधिकार सिर्फ उनके सरकारी काम के लिए है। निजी प्रैक्टिस पे वैसे तो रोक नहीं है संविधान में, पर परंपरा यही है कि वो नहीं करते। हितों के टकराव से बचने के लिए। बिल्कुल। कृष्णास्वामी बनाम भारत संघ जैसे केस में कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है। ठीक है। अब हटाने की प्रक्रिया पर फिर से आते हैं। आपने कहा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो मतलब कोई तय तरीका नहीं है, बस राष्ट्रपति कह दें और हट गए? मोटे तौर पर हाँ, यही मतलब है अनुच्छेद 76(4) का। कोई औपचारिक प्रक्रिया जैसे महाभियोग वगैरह वो नहीं है। राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर? हाँ, व्यवहार में प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, पर जैसा मैंने कहा आमतौर पर नौबत नहीं आती। सरकार बदलने पर या संकेत मिलने पर वो खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। जैसे 2014 में हुआ था, मुकुल रोहतगी जी ने इस्तीफा दिया था। और अगर पद खाली हो तो जल्दी भरा जाता है। वही प्रक्रिया दोबारा होती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। और इनकी मदद के लिए भी कोई होता है? हाँ, बिल्कुल। सॉलिसिटर जनरल होते हैं और कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मतलब ASG भी होते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार सॉलिसिटर जनरल अभी श्री RS प्रभाकर हैं और करीब 10 ASG हैं। इनकी नियुक्ति भी कैबिनेट कमेटी करती है। योग्यता वैसी ही? जी हाँ, योग्यता वैसी ही, पर यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जो याद रखना चाहिए। क्या? महान्यायवादी का पद संवैधानिक है अनुच्छेद 76 में, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और ASG के पद संवैधानिक नहीं है। वो या तो कानून से बने हैं या कार्यकारी आदेश से। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है। सिर्फ AG संवैधानिक हैं? बिल्कुल। ठीक है। हमने नियुक्ति, शक्तियां, कार्यकाल हटाना सब समझा, पर परीक्षा के लिए, खासकर मेंस के लिए असली मुद्दे क्या हैं इस पद को लेकर, विश्लेषण के लिए? हाँ, देखिए, मेंस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है स्वतंत्रता बनाम पक्षपात।
सवाल ये है कि महान्यायवादी हैं कौन? सिर्फ सरकार के वकील या संविधान के रक्षक भी? हाँ, ये तो विधा तो है। उनकी नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की अनिश्चितता, ये सब इस बहस को और हवा देते हैं। और आपने वो बदलने की रफ्तार वाली बात भी कही थी। हाँ, वो भी एक मुद्दा है। कुछ स्रोत कहते हैं 2014 से 10 बदले, कुछ 2004 से 12। जो भी हो, टर्नओवर ज्यादा रहा है। इससे स्थिरता पर सवाल उठता है। सही बात है। कम समय में कैसे कोई अपनी छाप छोड़ पाएगा? बिल्कुल। फिर न्यायिक व्याख्याएं भी अहम है। जैसे दुर्गादास बसु केस में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकार का भोंपू नहीं बनना है। विनीत नारायण केस ने जांच में उनकी भूमिका पर जोर दिया। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या खास ध्यान रखें? प्रीलिम्स के लिए अनुच्छेद 76 के सारे खंड, खासकर 3, सुनवाई का अधिकार, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, पीएम की सलाह पर, योग्यता, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर, कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सॉलिसिटर जनरल से अंतर और वर्तमान एजी का नाम श्री आर वेंकट रमणी। ठीक है। और मेंस के लिए? मेंस के लिए गहराई में जाना होगा। स्वतंत्रता बनाम निष्ठा का विश्लेषण, सुधारों की जरूरत और सुझाव, जैसे निश्चित कार्यकाल, पारदर्शी चयन, आचार संहिता। यूके यूएस के एजी से तुलना, महत्वपूर्ण केस कानून जैसे दुर्गादास, विनीत नारायण और आजकल के मुद्दे जैसे सीएए, यूसीसी पर बहस, चुनावी बॉन्ड। इन मामलों में सरकार के बचाव में एजी की भूमिका का विश्लेषण। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर कहें तो महान्यायवादी का पद बहुत ही अहम है। कानूनी विशेषज्ञता और कार्यपालिका की जरूरतें, इनके बीच संतुलन साधना होता है। हाँ, और ये भूमिका हमेशा चर्चा में रहती है। सही कहा। और यहीं से वो सवाल भी उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। सरकार के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति निष्ठा, इसमें संतुलन कैसे हो? हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। सुनने वालों के लिए सोचने की बात है कि इस पद की स्वतंत्रता को कैसे बचाया जाए ताकि शासन भी चले और कानून का राज भी रहे। क्या मौजूदा व्यवस्था ठीक है या सुधार चाहिए? निश्चित रूप से ये सोचने लायक है। और इसी विचार के साथ भारत के महान्यायवादी पर हमारी ये विस्तृत चर्चा समाप्त होती है। हमने अनुच्छेद 76, नियुक्ति, योग्यता, शक्तियां और परीक्षा से जुड़े पहलू देखें। अगर आप भारतीय राजव्यवस्था को पूरी तरह संरक्षित तरीके से कवर करना चाहते हैं तो हमारी एनसीईआरटी मंत्रणा प्लेलिस्ट जरूर देखें। आपको ऐसी ही चर्चाएं मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल। और अगर आज की बातचीत उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।